जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी का स्वागत, अभिनंदन अपने इस यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन और शौर्य परंपरा की क्लास में आज चौथा अध्याय को पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें राजस्थान के जनजातीय आंदोलन ये हम पढ़ रहे थे पिछले वाली क्लास में। जनजातीय आंदोलन के अंतर्गत हमने मेर विद्रोह, भील विद्रोह हमने ये पढ़ लिया था। इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ये वाली क्लास राजस्थान में होने वाली सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है, जिसमें वन रक्षक, सीटी, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड के लिए तो विशेष तौर से इम्पोर्टेंट है। यस, राजस्थान का जनजातीय आंदोलन, जिसमें अपन ने कारण को, मेर विद्रोह ये पढ़ लिया था, भील विद्रोह भी हमने पढ़ लिया है, जिसमें हमने ये सारे पढ़ लिया। 1861 में खेरवाड़ा में विद्रोह हुआ था, ठीक है, और 63 में कोटड़ा गांव में विद्रोह ये हमने पढ़ लिया था। 1881 में बारापाल में विद्रोह हुआ था, फिर बाद में समझौता हो जाता है। समझौता कहाँ हुआ था तो वो हमने पढ़ा था रिखव देव में। यहाँ पर समझौता हो जाता है भीलों और अंग्रेजों के बीच में, मेवाड़ सरकार के बीच में। आगे अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। वीडियो को आप लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। यस, 1881 में मेवाड़ सरकार और अंग्रेजों ने भीलों के साथ समझौता कर लेता है। यद्यपि मेवाड़ की भील समस्या 19वीं सदी के अंत तक पर्याप्त सीमा तक सुलझा लिया गया था। मेवाड़ क्षेत्र में तो समझौता कर लिया था 1881 ईस्वी में, ने पढ़ा था रिखव देव नामक स्थान पर, किंतु डूंगरपुर और बांसवाड़ा के भीलों पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। इधर ध्यान नहीं दिया गया। शुरू में यहाँ पर भी विद्रोह हुआ था, छोटा मोटा, बट वहाँ पर शांत कर दिया गया था। अतः 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में डूंगरपुर बांसवाड़ा राज्य में गोविंदगिरी के नेतृत्व में शक्तिशाली भील विद्रोह आरंभ हुआ है। अब गोविंदगिरी के नेतृत्व में एक भील विद्रोह हो रहा है डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में, और इनका विद्रोह भगत आंदोलन के नाम से जाना जाता है। आगे पढ़ेंगे अपन। गोविंदगिरी ने जो विद्रोह किया था, भील आंदोलन किया था, उसको किस नाम से जानते हैं? भगत आंदोलन। इन्होंने भगत पंथ चलाया था और भगत पंथ से आंदोलन का नाम क्या पड़ा था? भगत आंदोलन। तो प्रश्न ऐसा भी आ सकता है कि भगत आंदोलन का संबंध किससे है? तो हम बताएंगे भील आंदोलन और गोविंदगिरी से संबंधित है। गोविंदगिरी ने भीलों के उत्थान हेतु समाज एवं धर्म सुधार आंदोलन आरंभ किया, जो आगे चल करके राजनीतिक आर्थिक विद्रोह में परिवर्तित हो जाता है। पहले इन्होंने समाज और धर्म सुधार आंदोलन चलाया, जो आगे चल करके फिर ये राजनीतिक और आर्थिक विद्रोह में परिवर्तित हो जाता है। गोविंदगिरी डूंगरपुर में बड़सा नामक गांव के निवासी और जाति से बंजारे थे। ये भी प्रश्न पूछ लिया गया है। गोविंदगिरी का गांव कौन सा है? तो ये किस गांव से थे? डूंगरपुर जिले के बड़सा गांव। बड़सा गांव का नाम याद रखोगे, बड़सा। और कौन सी जाति के थे? तो ये बंजारा जाति के थे, बंजारा। वे स्वयं छोटे किसान थे। उनकी निर्धन आर्थिक दशा एवं उनके पुत्र और पत्नी की मृत्यु ने उन्हें अध्यात्म की ओर प्रेषित किया है। इनके पुत्र और पत्नी की मृत्यु होने के बाद में ये सन्यासी बन जाते हैं, सन्यासी बन गए और कोटा बूंदी अखाड़े के साधु राजगिरी के शिष्य बन गए।
राजगिरी के शिष्य बन गए। ये भी ध्यान रखना, ये किनके शिष्य थे? शिष्य बन गए। कोटा और बूंदी अखाड़े के साधु राजगिरी के शिष्य बन गए थे गोविंद गिरी। एक ये भी ध्यान रखना कि गोविंद गिरी के जीवन पर दयानंद सरस्वती और आर्य समाज का भी काफी प्रभाव पड़ा है, उनसे भी काफी प्रेरित हुए थे। उन्होंने धूनी स्थापित कर और एक निशान ध्वज लगा करके धूनी स्थापित कर दी है गोविंद गिरी ने, धूनी, और वहां पर एक निशान यानी ध्वज लगा करके आसपास के क्षेत्र के बीलों को आध्यात्मिक शिक्षा देना आरंभ कर दिया। ऐसे गोविंद गिरी जी ने समाज और धर्म में सुधार आंदोलन शुरू किया है। गोविंद गिरी के विचारों ने बीलों को जागृत किया, उन्हें अपनी दशाओं और अधिकारों के प्रति जागरूक बनाया। इन विचारों ने यह सोचने के लिए बाध्य कर दिया कि वर्तमान शासकों ने उन्हें पराधीन कर रखा है। वर्तमान जो शासक है वो बीलों को पराधीन कर रखा है, जबकि वे स्वयं इस भूमि के स्वामी थे और उन्हें इस पर पुनः शासन करना चाहिए। जब इन्होंने धोनी की स्थापना की और भील लोग बाग यहाँ पर आ रहे जा रहे थे, तब इन्होंने बताया भीलों को कि यहाँ पर जो है अपने को अधीन कर रखा है, ये लोग शासक है और यहाँ जिस क्षेत्र में अपन रहते हैं वो इसके स्वामी बन रहे हैं, जबकि ये क्षेत्र हमारा है। इस प्रकार से समाज एवं धर्म सुधार आंदोलन अब आर्थिक और राजनीतिक आंदोलन में बदलता जा रहा था। गोविंद गिरी की उपर्युक्त शिक्षाओं व कल्याणकारी गतिविधियों के कारण उनका भगत पंथ में बीलों में अत्यधिक लोकप्रिय हो जाता है। इन्होंने एक पंथ की स्थापना की और कौन सा पंथ था? भगत पंथ है। ठीक है, तो भगत पंथ किसने चलाया था? यह भी ध्यान रखना, भगत पंथ गोविंद गिरी ने चलाया था। भगत पंथ की स्थापना कब की गई है? तो 1911 में की गई है, यह भी ध्यान रखना, 1911 में की। इससे पहले इन्होंने 1883 ईस्वी में संप सभा की स्थापना की। संप सभा की स्थापना की कहाँ की गई है? सिरोही में की गई है। ठीक है, संप सभा का अर्थ होता प्रेम सभा और इसका उद्देश्य था बीलों में सामाजिक उत्थान करना। यस, गोविंद गिरी के बढ़ते हुए प्रभाव से यहाँ के जो राजा थे, उनके अधिकारी और जागीरदार चिंतित होने लगे थे कि उसका बढ़ता हुआ प्रभाव कहीं उनकी सत्ता को पलट न दे। अब सब भी लोग बाग आ रहे हैं सब क्षेत्रों से, तो राजा को और उनके अधिकारी को और जागीरदार को चिंता तो होनी थी कि इतना प्रभाव बढ़ रहा है कि कहीं ये लोग अपनी सत्ता को पलट न दे। अतः वे इन उपदेशकों और प्रचारकों को अपने राज्य और जागीर की सीमाओं से बाहर निकाल जाने पर बाध्य करने लगे। कहा कि अपन हमारी जो जागीर भूमि है, इस क्षेत्र में आपका ये कोई भगत आंदोलन वगैरह नहीं चलेगा। इस प्रकार से अब उनको पीड़ित करने लगे और अपने राज्य और जागीर की सीमाओं से बाहर निकाले जाने पर बाध्य करने लगे, जिससे वर्गीय कटुता बढ़ने लगी है और समाज एवं धर्म सुधार आंदोलन अब राजनीतिक स्वरूप प्राप्त करने लगा था। सन 1908 में गोविंद गिरी ने राजपूताना छोड़ करके 1910 तक एक कृषक के रूप में गुजरात के सूंथ एवं ईडर राज्य के बीलों में कार्य किया। तब उनको यहाँ से राजपूताना के जो शासक है, जागीरदार अधिकारी लोग जो है, इनको यहाँ से निकाल दिया है, तो फिर ये गुजरात में चले जाते हैं 1908 में। गुजरात कब जा रहे हैं? 1908 में। कब से लेकर के कब तक? 1908 से 1910 तक। और गुजरात में कहाँ पर रुके थे? तो वो रुके थे गुजरात में सूंथ एवं ईडर राज्य के, वहाँ बीलों में कार्य किया। उन्होंने इन राज्यों के बीलों को जागृत कर शक्तिशाली जन आंदोलन तैयार किया। ईडर राज्य के अंतर्गत
पाल पट्टा में भी भील आंदोलन से ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि जागीरदार ने भीलों के साथ 24 फरवरी 1910 को एक समझौता किया था। यह समझौता कहाँ किया जा रहा है? ईडर क्षेत्र में। ईडर, ठीक है, गुजरात में है ईडर। तो यहाँ पर सूत और ईडर क्षेत्र में चले गए, तो वहाँ भीलों को इन्होंने जागृत किया और एक आंदोलन की स्थिति बनाई। तो वहाँ का जो जागीरदार था ईडर का 24 फरवरी 1910 में समझौता किया। इस समझौते के अंतर्गत कुल 21 शर्तें थी जो भीलों के अधिकार से संबंधित थी। समझौते में 21 शर्तें थी जो भीलों के अधिकार से संबंध रखती थी। इस समझौते ने राजस्थान और गुजरात के भीलों को सामंती शोषण के विरुद्ध लड़ने का एक उत्साह दिया था। समझौता होते ही दूसरे क्षेत्र के जो भील थे राजस्थान के और गुजरात के, उनको एक मोटिवेट मिला है और सोचने पे हुए कि यदि अपन सामंती शोषण के विरुद्ध लड़ेंगे तो जरूर सफलता मिलेगी। ये समझौता गोविंदगिरी के आंदोलन को एक सफलता कहा जा सकता है। उनको एक सफलता मिली है कि यदि अपन संघर्ष के लिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे तो जरूर एक दिन अपने को सफलता मिलती है। सन 1911 के आरंभ में डूंगरपुर स्थित अपने मूल स्थान बेड़सावास आए। वापस गोविंदगिरी जी कहाँ जाते हैं? बेड़सावास। कब आ रहे हैं? 1911 में। इससे पहले कहाँ थे? सूंत और ईडर में थे। वहाँ कब गए थे? 1908 में गए। क्यों गए? क्योंकि इस क्षेत्र के शासक जागीरदार अधिकारी उनको जो धूनी लगा रखी थी, और जब ज़्यादा भी लोग आ रहे कर रहे थे, भगत पंथ चला रहे थे, तो इनको वहाँ से निकाल दिया था, इसलिए गुजरात में चले गए। अब 1911 में वापस आए। वहाँ उसने धूनी स्थापित कर भीलों को आधुनिक पद्धति पर उपदेश देना आरंभ किया। 1911 में उन्होंने अपने पंथ को एक नए रूप में संगठित किया है। ठीक है, अब उस पंथ का नाम क्या दिया जा रहा है? एक विकसित रूप से भगत पंथ का नाम दिया जा रहा है 1911 में। तथा धार्मिक शिक्षा के साथ साथ भीलों को सामंती और औपनिवेशिक शोषण से मुक्ति की युक्ति भी समझाने लगे हैं। धार्मिक शिक्षा तो दी जा रही थी, उसके साथ साथ भीलों को यह भी बताया जा रहा है किस प्रकार से सामंतवाद अपना शोषण कर रहे हैं और औपनिवेशिक जो है अंग्रेजों के द्वारा अपना शोषण किया जा रहा है, अपने को इनसे मुक्ति किस प्रकार से मिलेगी, उसकी युक्ति भी, उसके विचार भी गोविंदगिरी अब भीलों को बताने लगे। उन्होंने प्रत्येक भील गांव में अपनी धूनी स्थापित की। जहां जहां भी भील गांव है वहां पर अपनी धूनी स्थापित करने लगे हैं, जिनकी रक्षा हेतु कोतवाल नियुक्त किए गए। और गोविंदगिरी द्वारा नियुक्त कोतवाल केवल धार्मिक मुखिया ही नहीं होते थे, बल्कि वे अपने क्षेत्रों के सभी मामलों के प्रभारी भी रहते थे। जिस क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्रों में, अब पहले तो एक जगह धूनी थी, अब जहाँ जहाँ भी भील गांव है वहाँ सभी जगह पर धूनी स्थापित कर दी, और वहाँ का जो एक मुखिया बिठा दिया जाता था जिसको कोतवाल कहते थे। ये केवल मुखिया का ही काम नहीं करते थे, बल्कि जितने भी मामले होते थे उस क्षेत्र के, उसका निपटारा भी करते थे। वे भीलों के मध्य विवादों का निपटारा भी करते थे। इस प्रकार अन्य अर्थों में गोविंदगिरी की समानांतर सरकार चलने लगी, किंतु दूसरी ओर राजा और जागीरदारों द्वारा उनके शिष्यों का उत्पीड़न जारी रहा। ये थे गोविंदगिरी जी। बेड़सा गोविंदगिरी की गतिविधियों का केंद्र बन गया। ठीक है, बेड़सा जो डूंगरपुर जिले में है, ये गोविंदगिरी की गतिविधियों का केंद्र बन गया, और इसके आसपास के गांवों में और सब जगह आंदोलन शुरू हो रहा था, क्योंकि जगह जगह पर धूनियां जो स्थापित थी। ईडर, सूत जो गुजरात में है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, राज्यों तथा पंचमहल व खेड़ा जिलों के भील वहां आने लगे हैं। बेड़सा अब आने लगे हैं। इस आंदोलन का प्रभाव संपूर्ण दक्षिण राजस्थान के राज्य और बंबई सरकार के अंतर्गत गुजरात के भील क्षेत्र में भी फैल गया था,
उनके बढ़ते हुए प्रभाव से भयभीत होकर के अप्रैल 1913 ईस्वी में डूंगरपुर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया तथा उनका सभी सामान जब्त कर लिया था। 1913 में उन्हें उनके धार्मिक पंथ को छोड़ने के लिए धमकाया। सामंती एवं औपनिवेशिक सत्ता द्वारा उत्पीड़क व्यवहार ने गोविंद गिरी व उनके शिष्यों ने सामंती व औपनिवेशिक दासता से मुक्ति प्राप्त करने हेतु भील राज्य की स्थापना की योजना बनाने की ओर प्रेषित किया। अब ये कह रहे हैं कि यदि इस प्रकार से अपने को उत्पीड़न कर रहे हैं अभी, तो आगे जाकर के और क्या करेंगे, तो अपने को एक इनसे दासता की मुक्ति प्राप्त करने के लिए एक भील राज्य की अपन स्थापना कर लेते हैं, जिससे डूंगरपुर, बांसवाड़ा और ईडर, सूत और पंचमहल और खेड़ा जो जिला आते हैं जहाँ भील बाहुल्य क्षेत्र है, उस क्षेत्र को हम भील राज्य घोषित कर देते हैं, भील राज्य बना देते हैं। ये मानगढ़ धाम है। गोविंद गिरी अक्टूबर 1913 में मानगढ़ पहाड़ी पर पहुंचे। वहां भीलों को पहाड़ी पर एकत्रित होने के लिए संदेशवाहक भेजे हैं। अक्टूबर 1913 में मानगढ़ पहाड़ी जो राजस्थान और गुजरात की सीमा पर है, बांसवाड़ा जिले में मानगढ़ पहाड़ी, वहां पर पहुंच जाते हैं अक्टूबर 1913 में, और आसपास के सभी भीलों को वहां पर आने का संदेश भेजा था कि सभी को यहाँ पर एकत्रित होना है और आगे की अपने को योजना बनानी है। यहाँ पर धीरे धीरे भारी संख्या में भील पहाड़ी पर आने लगे और साथ में राशन पानी और हथियार भी ला रहे थे कि वहां पर अब लंबे समय तक अपने रहेंगे और भील राज्य की स्थापना करेंगे। यदि अंग्रेजी सरकार और शासक की जो सेना है उनके ऊपर वार करेगी तो हथियार भी साथ में लेकर के आए। इन गतिविधियों ने सूत, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और ईडर राज्यों को चौकन्ना कर दिया। वहां के सरकार है वो भी देखने लग गए थे कि क्या चल रहा है यहाँ पर। ये सब इन सभी राज्यों ने अपने संबंधित अंग्रेज अधिकारियों से मानगढ़ पर भीलों के जमावाड़े व पालों में युद्धों के लिए तैयारी कर रहे भीलों को कुचलने की प्रार्थना की है। अब वहाँ का जो है सूत, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, ईडर, यहाँ का जो शासक था वो अंग्रेजी अधिकारी थे उनके, तो उनको कहने लगा कि मानगढ़ पर भीलों का जमावाड़ा हो रहा है और वहाँ युद्ध वगैरह की भी स्थिति बन रही है, तो आप आइए सेना लेकर के और उनको अपन कुचलेंगे। 6 से 10 नवंबर 1913 में मेवाड़ भील कोर की 2 कंपनियां, 104 वेलेजली राइफल की 1 कंपनी और 7वीं राजपूत रेजिमेंट की 1 कंपनी मानगढ़ पर भीलों के जमावाड़े को कुचलने के लिए पहुंची। अब कब आ रहे हैं? 6 से 10 नवंबर 1913 को मेवाड़ भील कोर जो कि उदयपुर में है, वहाँ की 2 कंपनियां और 104 वेलेजली राइफल की 1 कंपनी, 7वीं राजपूत रेजिमेंट की 1 कंपनी मानगढ़ पर भीलों के जमावाड़े को कुचलने के लिए यहाँ पर पहुंच जाती है। विफल वार्ताओं के बाद 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ जो फौजों ने मानगढ़ पहाड़ी पर आक्रमण कर दिया। कब हो रहा मानगढ़ पर आक्रमण? तो बताएंगे 17 नवंबर 1913 को अंग्रेजी फौज ने मानगढ़ पहाड़ी पर आक्रमण कर दिया है और मानगढ़ की पहाड़ी के सामने दूसरी पहाड़ी पर अंग्रेजी फौजों ने तोप व मशीन गनें तैनात कर रखी थी। वहीं से गोला बारूद दागे जाने लगे। लगभग 1 घंटे तक मानगढ़ पर भीलों ने सेना को सफल मुकाबला
वो है कि डिग्गी वगैरह पढ़ने जाओ। अजय हाँ, तो दूसरी तरफ अंग्रेज जो है मानगढ़ पहाड़ी पर तोपे वगैरह गोलियां चला रहे हैं और 1 घंटे तक मानगढ़ पर भीलों ने सेना का सफल मुकाबला किया। भील सेना ने उसका मुकाबला किया, किंतु उन सेना के पास में आधुनिक युद्ध सामग्री के समक्ष अधिक समय तक टिक नहीं सके और मानगढ़ पहाड़ी के नीचे तैनात अंग्रेजी फौज पहाड़ी को घेरते हुए ऊपर पहुंची तथा भीलों को अंधाधुंध गोलियों से भूनना आरंभ कर दिया। भीलों में भगदड़ मच जाती है। कुछ ही समय में पहाड़ी पर भीलों ने आत्मसमर्पण कर लिया। उसके उपरांत ही भीलों का कत्लेआम जारी रखा। आत्मसमर्पण कर दिया, फिर भी भीलों का कत्लेआम जारी कर रखा था, मार रहे थे। अंग्रेजी दस्तावेज के अनुसार कुल 100 भील मारे गए, काफी सारे मारे गए, बट अंग्रेजी दस्तावेज में 100 भील बताए गए हैं और 900 भीलों को बंदी बना लिया गया है। साथ ही गोविंद गिरी और पूंजिया को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इनको भी गिरफ्तार कर लिया। ये मानगढ़ हत्याकांड के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर अभी यहाँ पर एक स्मारक भी बना दिया गया 2013 में 2012 में स्मारक बनाया गया है और अभी 2022 में इसको राष्ट्रीय महत्व स्थल घोषित कर रहे हैं। भील आंदोलन कुचल तो दिया गया, भील आंदोलन कुचल तो दिया गया, किंतु भील अपने गुरु गोविंद गिरी की गिरफ्तारी को लेकर के आंदोलित थे। भीलों ने गोविंद गिरी को भारी लोकप्रिय थे, इसलिए उनको अनेक बुराइयों से भी मुक्ति दिलवाई थी। गोविंद गिरी ये काफी लोकप्रिय थे क्योंकि इन्होंने अनेक बुराइयों से मुक्ति दिलवाई थी समाज में। अतः गोविंद गिरी की लोकप्रियता के कारण उनकी जो आजीवन कारावास की सजा पहले 10 साल में बदल दिया गया, बाद में 7 वर्ष बाद इनको इस शर्त पर रिहा कर दिया गया। 1913 में इनको गिरफ्तार किया गया, 7 साल बाद यानी 1920 में इनको रिहा कर दिया कि वे सूंत डूंगरपुर, शर्त रखी जो गुजरात का सूंत जगह है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कुशलगढ़, ईडर, इन राज्यों में प्रवेश नहीं करेंगे, यहाँ नहीं जा सकते हैं। वे सरकारी निगरानी में अहमदाबाद संभाग के अंतर्गत पंचमहल के जालोद गांव में रहने लगे हैं। प्रश्न यहाँ से भी पूछा गया है कि गोविंद गिरी को अंग्रेजों से रिहा करने के बाद, रिहा करने के बाद में अपना अंतिम समय कहाँ व्यतीत किया है, तो बताएंगे अहमदाबाद संभाग के अंतर्गत पंचमहल के जालोद गांव में वो रहने लगे हैं, वहाँ अपना बाकी का समय बिताया है। जालोद गांव काफी इंपॉर्टेंट है। इसी स्थान पर सभी क्षेत्रों के भगत भील उनके प्रवचन सुनने वहां पहुंचने लगे हैं। ठीक है, ये था भगत आंदोलन गोविंद गिरी जी का, काफी इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बात करते हैं। अगला है उदयपुर राज्य में मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में आंदोलन। इससे पहले उदयपुर क्षेत्र में समझौता कर लिया था, फिर बाद में मोतीलाल तेजावत जी के नेतृत्व में आंदोलन चला और इनका आंदोलन एक ही आंदोलन के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? एक ही आंदोलन। एक ही आंदोलन, एक ही का मतलब एकता। इनमें भीलों में एकता लाने के लिए, एकता रखते हुए आंदोलन किया था, एक ही आंदोलन। और इसे बोमट आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। बोमट, जो डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही का जो पठारी क्षेत्र जहाँ भील लोग रहते हैं, उस क्षेत्र में ये चलाया गया, इसलिए इसको बोमट आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। असहयोग आंदोलन की जागृति के प्रभाव में
1921 में मेवाड़ व अन्य राज्यों के भीलों व गरासियों ने मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में आंदोलन छेड़ा है। मोतीलाल तेजावत जी जो है भील और गरासिया दोनों का नेतृत्व करते हुए, भील और गरासिया दोनों को नेतृत्व करते हुए एक ही आंदोलन चलाया। मोतीलाल तेजावत उदयपुर राज्य के जाडोल ठिकाने के अंतर्गत कोलियारी गांव के निवासी व ओसवाल बनिया जाति के थे। ओसवाल बनिया जाति के थे, कोलियारी गांव के रहने वाले थे। उन्होंने कुछ समय जाडोल ठिकाने में कामदार के रूप में कार्य किया था। इसी दौरान वे ठिकाने के बेलों के संपर्क में आए। जाडोल के जागीरदार के साथ कुछ मतभेद हो जाने के कारण ठिकाने की नौकरी छोड़ करके परचून का व्यवसाय आरंभ कर दिया था। परचून का काम करने लगे थे, यानी छोटा मोटा लून मिर्च वगैरह इस प्रकार का सामान बेचने लगे। वह भील क्षेत्रों में घूम घूम करके मिर्च मसाला आदि बेचते थे तथा पोसीना ठिकाने में सामलिया नामक स्थान पर लगने वाले चित्र विचित्र के मेले में, पोसीना ठिकाने में सामलिया नामक स्थान पर एक मेला लगता था। चित्र विचित्र के मेले में नियमित रूप से दुकान लगाते थे, वहां दुकान भी चालू कर दिए। अतः अपने व्यापार के माध्यम से उदयपुर राज्य के भीलों के अत्यधिक निकट संपर्क में आए। अब उस क्षेत्र में एक तो गांव में जाकर के वो सामान बेच रहे हैं, फिर यहाँ पर दुकान लगा दी है सामलिया गांव में चित्र विचित्र मेले में। तो भील सरदार यहाँ से आते, इनसे सामान लेते थे, तो इनका भीलों से संपर्क बन गया। मोतीलाल तेजावत की समाज सुधार की गतिविधियां ने उन्हें भीलों के मध्य गतिविधियों ने भीलों के मध्य काफी लोकप्रिय बना दिया। इन उपदेशों के साथ उन्होंने आदिवासियों का एक ही आंदोलन आरंभ किया। आदिवासियों का एक ही आंदोलन आरंभ किया। 1921 में मातृकुंडिया नामक स्थान से एक ही आंदोलन अब शुरू कर रहे हैं। चित्तौड़ के रासमी गांव के वहां से मातृकुंडिया। एक ही आंदोलन का उद्देश्य राज्य व जागीरदारों द्वारा किए जाने वाले भीलों पर सभी प्रकार के शोषण के विरुद्ध संयुक्त रूप से विरोध करना था। इस एक ही आंदोलन का उद्देश्य क्या था कि राज्य और जागीरदार के द्वारा जो भीलों पर शोषण किया जा रहा है उसके विरुद्ध संयुक्त रूप से विरोध करना। मोतीलाल तेजावत की गतिविधियां तो जाडोल जागीर तक ही सीमित थी। ये तो जाडोल तक ही जो है कार्य कर रहे थे या जा रहे थे, किंतु उनका जो इफेक्ट प्रभाव है अन्य भील क्षेत्रों में भी तीव्र से फैल गया और उनके बढ़ते हुए प्रभाव से सत्ताधारियों को चिंतित होना स्वाभाविक था। अंग्रेजी सरकार और मेवाड़ सरकार को चिंतित होना ही था कि मोतीलाल तेजावत जी इस प्रकार से भीलों में एकता ला रहे हैं, उनको उनके अधिकारों के बारे में बता रहे हैं। अतः सत्ताधारियों ने एक चुनौती के रूप में लेते हुए भीलों पर जुल्म करने के कठोरतम कदम उठाए। इसी समय मोतीलाल तेजावत जी विजय सिंह पथिक और अन्य नेताओं से मिले और उनके साथ विचार विमर्श किया। भीलों की समस्या के समाधान हेतु कार्यक्रम तैयार किया और वह असहयोग आंदोलन से बहुत प्रभावित थे। असहयोग आंदोलन भी चल रहा था इस समय। वह भीलों का ऐसा आंदोलन छेड़ना चाहते थे। इस समय बिजोलिया किसान आंदोलन अपनी चरम सीमा पर था। बिजोलिया आंदोलन भी चल रहा था, एक तरफ असहयोग आंदोलन भी चल रहा था। तो मोतीलाल तेजावत ने चाहा कि अब क्यों ना अपने इसी समय एक भील आंदोलन भी चालू कर देते हैं, अपना एक ही आंदोलन भी चालू कर देते हैं, जिसने मोतीलाल तेजावत जी को भी उत्साहित किया। जब उसे बिजोलिया के नेताओं से समर्थन का आश्वासन मिल गया तो उसने अपने कार्यक्रम को अंतिम रूप प्रदान किया। 1921 में उन्होंने भीलों का करबंदी सहित असहयोग आंदोलन आरंभ कर दिया। 1921 में उन्होंने भीलों का करबंदी सहित असहयोग आंदोलन आरंभ कर दिया। जो भीलों से कर दिया जा रहा है वो बंद करके असहयोग आंदोलन आरंभ कर दिया।
जाडोल का शासक यानी जाडोल का जो सामंत है इस स्थिति से चिंतित हो गया था और वह स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए देर से 19 अगस्त 1921 को मोतीलाल तेजावत को गिरफ्तार कर लिया था। मोतीलाल तेजावत जी को गिरफ्तार किया गया 1921 में जाडोल के सामंत ने। तेजावत की गिरफ्तारी ने बेलू को और अधिक उत्तेजित कर दिया और उसने अपने नेता को मुक्त कराने के लिए हजारों भील एकत्रित हो गए वहां पर और बेलू के भारी जमावड़े ने तेजावत को मुक्त कराने हेतु ठाकुर को बाध्य कर दिया। इसके पश्चात क्या होता है कि पहले तो गिरफ्तार किया जाडोल का जो सामंत था 1921 में, तो बेलू ने विद्रोह कर दिया था, बहुत जमावड़ा हो गया तो फिर उनको छोड़ दिया, जिससे मोतीलाल तेजावत ने अपना आंदोलन और तीव्र कर दिया है। दिसंबर 1921 तक उदयपुर राज्य में किसान एवं आदिवासी आंदोलन के कारण विस्फोटक स्थिति उत्पन्न हो गई थी। एक तरफ तो बिजोलिया किसान आंदोलन चल रहा था और दूसरी तरफ अब आदिवासी आंदोलन भी एक चल रहा है। बेल आंदोलन के बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए ब्रिटिश अधिकारियों ने 1 जनवरी 1922 को बेलू को कुछ छूट देने का निर्णय लिया। तदनुसार जागीरदार को सलाह दी गई थी। आंदोलन का काफी प्रभावी हो गया था, तो अंग्रेज ने वहाँ का जो सामंत था उनको कहा कि इस समय बेलू को छूट दे देनी चाहिए, टैक्स में छूट दे देनी चाहिए। आंदोलन के परिणाम स्वरूप राज्य का यह निर्णय समर्पण का एक सूचक था। इससे यह लगा कि अब अपने से डर गए हैं सामंत अंग्रेज, इसलिए अपने को छूट के लिए बोल रहे हैं कि आपको छूट दे देंगे टैक्स में। बेलू की इच्छा शक्ति को और अधिक बढ़ा दिया। इससे और मोटिवेट मिला इनको कि अपने जो संघर्ष की लड़ाई मिली है, जो संघर्ष की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो अपने को जो इसका परिणाम मिला है तो आगे भी अपन लड़ेंगे, तो इससे अपने को अपने अधिकारों की रक्षा होगी। जनवरी 1922 में मोतीलाल तेजावत ने सिरोही राज्य में प्रवेश किया, जहां भारी संख्या में भील व गरासिया आदिवासी रहते थे। उस क्षेत्र में पहुंचे। वे उदयपुर के आंदोलन से बहुत प्रभावित थे। सिरोही के भील और गरासिया सिरोही में भी ऐसा ही आंदोलन छेड़ना चाहते थे। वास्तव में मोतीलाल तेजावत उदयपुर राज्य के भय से उदयपुर से भागकर सिरोही नहीं गए, बल्कि सिरोही के भील और गरासिया ने अपने मार्गदर्शन हेतु मोतीलाल तेजावत जी को कहाँ बुला रहे हैं? सिरोही बुला रहे हैं। इस समय तक उन्हें यह भी पूरा भरोसा हो गया कि उदयपुर में उनके अनुयायी उनकी अनुपस्थिति में आंदोलन चलाने में सक्षम थे। कि अब मोतीलाल तेजावत जी सिरोही जा रहे हैं उदयपुर से, तो उनको लगा कि अपने जो अनुयायी है वो यहाँ पर उदयपुर के अंदर नेतृत्व कर लेंगे, अपन सिरोही में चलते हैं। सिरोही में चले गए। सिरोही राज्य मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में आदिवासी आंदोलन का दूसरा प्रमुख केंद्र बन गया। एक तो उदयपुर ही है, अब दूसरा केंद्र कौन सा बन गया? सिरोही बन जाता है। सिरोही राज्य में भी आदिवासियों की जीवन दशा मेवाड़ राज्यों के भीलों के समान ही थी। सन 1922 में तेजावत ने सिरोही राज्य में आदिवासियों में प्रवेश किया और यहाँ भी उदयपुर के भीलों की पद्धति पर गरासिया आदिवासियों में समाज सुधार का कार्य आरंभ कर देते हैं। अब सिरोही क्षेत्र में कब वहां पर आंदोलन शुरू कर रहे हैं? 1922 में उसने गरासियों के उत्थान हेतु समाज सुधार के साथ साथ आर्थिक संघर्ष भी आरंभ किया। जनवरी 1922 में तेजावत ने भ्रमण करते हुए भील और गरासियों की अनेक सभाएं की और उन्हें करबंदी व राज्य के साथ असहयोग हेतु खुला आह्वान किया कि अब न तो राज्य का हम अपने को सहयोग करना है और न यहाँ के राजा को या सामंतों को टैक्स देना है। 11 फरवरी 1922 को 11
फरवरी 1922 को कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। एक चोरी चोरा कांड घटना हो जाती है जिसके चलते वापस असहयोग आंदोलन ले लिया गया। तो ब्रिटिश अधिकारियों ने संपूर्ण भारत में किसान और आदिवासियों आंदोलन को शांतिपूर्वक कुचलने की नीतियां बनाई। दीवान रमाकांत मालवीय ने गांधी जी, पथिक जी और राजस्थान सेवा संघ के नेताओं की सहायता से सिरोही के आदिवासी आंदोलन को समाप्त करने का प्रयास किया। दीवान जो रमाकांत मालवीय है वो गांधी जी से भी मिला और विजय सिंह पथिक जी से भी मिला और राजस्थान सेवा संघ के अन्य नेताओं से भी मिला और कहा कि सभी जगह जो है आंदोलन, असहयोग आंदोलन भी समाप्त हो गया, दूसरा किसान आंदोलन भी समाप्त हो गए, तो यहाँ पर भी जो है आंदोलन समाप्त हो जाना चाहिए। किंतु अपने प्रयासों की सफलता से जुझला कर सफलता नहीं मिली उनको, तो गरासियों के मुख्य गांव सियावा में कर वसूली के लिए सेना भेजने का निर्णय लिया। जब शांत नहीं हुआ तो उन्होंने क्या किया, अब यहाँ से गरासियों से कर वसूलने के लिए सियावा, मुख्य गांव जो सियावा है, सियावा ध्यान रखना, वहां पर कर लेने के लिए कहाँ पर भेजा गया है, तो सियावा में भेजा गया। ये गांव का नाम ध्यान रखना। राज्य व अंग्रेजी की सेना ने इस गांव पर 12 अप्रैल 1922 को आक्रमण कर दिया। यहाँ की जो सरकार थी और अंग्रेजी सरकार है वो 12 अप्रैल 1922 को आक्रमण कर दिया। इस सैनिक कार्रवाई में अनेक गरासियों की जान गई और फौज ने उनके घर, अनाज और पशुओं को जला करके भारी नुकसान पहुंचाया। इसके पश्चात सैनिक अभियान जारी रखा। 5 मई 1922 को सेना बलोरिया गांव पर आक्रमण कर दिया। पहले तो कहाँ आक्रमण किया था, पहले सियावा गांव में आक्रमण किया, फिर बलोरिया गांव में आक्रमण किया तथा इस गांव का बहुत बड़ा भाग जला दिया। इसमें 11 आदिवासियों की जाने गई और 6 मई को भूला व नयावास नामक गांव में, भूला और नयावास गांव में सैनिक आक्रमण का शिकार होना पड़ा है और इन गांवों की अधिकांश झोपड़ियां जला दी गई। तो इनका क्रम ध्यान रखना। एक तो गांव ध्यान रखना, जब 1922 में भील आंदोलन और ग्रासिया आंदोलन पर रमाकांत मालवीय ने प्रयास किया था कि आंदोलन शांत हो जाए, तो नहीं हो रहा था, तो फिर राज्य और अंग्रेजी सेना की सहायता से उन्होंने आक्रमण कर दिया। सबसे पहले कहाँ किया, सियावा में 12 अप्रैल 1922 को। फिर उसके बाद में एक बार अंडरलाइन कर देता हूँ मैं मुख्य गांव को, ध्यान रहेगा आपको कि कहाँ पर हुआ था। तो एक तो सियावा गांव, यहाँ कब हो रहा है, 12 अप्रैल 1922 को। फिर उसके बाद में 5 मई 1922 को बलोरिया गांव में और उसके बाद में 6 मई को भूला और नयावास, इन गांवों का नाम ध्यान रखना। यहाँ पर आक्रमण कर दिया, कई भील गरासियों को मारा गया, गांवों को जला दिया गया। सिरोही राज्य व अंग्रेजी सेना की संयुक्त कार्रवाई ने, सिरोही राज्य और अंग्रेजी सेना दोनों ने मिलकर के आक्रमण किया था। इनकी संयुक्त कार्रवाई ने भीलू और गरासियों का मनोबल तोड़ दिया। ऐसी स्थिति में जो भूला, नयावास और वेलोलिया और अन्य प्रभावित गांवों के आदिवासियों के मुखिया सिरोही के दीवान, और कौन था दीवान सिरोही का, रमाकांत मालवीय, ठीक वही आया था। वह पॉलिटिकल जो इनका पीए था सिरोही का, से 11 व 12 मई 1922 को मिले और एक की शपथ लेते थे मोतीलाल तेजावत जी की, वहाँ शपथ तोड़ते हुए सहमति व्यक्त की और इन अधिकारियों के समक्ष आदिवासी जो मुखिया था वो एक ही आंदोलन की निंदा करते हुए अपने आप को अलग कर दिया, एक ही आंदोलन से अपने आप को अलग कर दिया। अधिकारियों की मान्यता थी कि आदिवासियों ने
एक ही आंदोलन को किसी राजनीति के तहत स्थगित कर दिया। अधिकारियों की मान्यता थी कि आदिवासियों ने एक ही आंदोलन को किसी राजनीति के तहत स्थगित कर दिया है। इस आंदोलन के पुनर्जीवित होने की पूर्ण संभावना है। अतः दीवान और अधिकारियों ने सिरोही का जो शासक को सुझाव दिया कि आदिवासियों को कुछ छूट व सहूलियत देकर ही पूर्णतः शांत स्थापित किया जा सकता है। इस प्रकार से एक बार के लिए सिरोही में जो भील और गरासियों का जो आंदोलन चल रहा था वो यहाँ से कुचल दिया जाता है और शांत हो जाता है। ठीक है। मोतीलाल तेजावत ने 1922 ईस्वी के आरंभ में पुनः एक ही आंदोलन आरंभ करने का प्रयास किया। वापस 1922 में आरंभ करने का प्रयास किया। पहले कब समाप्त हो गया था? 11-12 मई 1922 को। फिर 1923 में शुरुआत करने प्रयास किया था लेकिन सफलता नहीं मिली। फिर भी सिरोही राज्य में बाकर, सातपुर और पिंडवाड़ा आदि परगनों में अशांति बनी रही। सन 1927 में जाकर के आदिवासी पंचों ने सिरोही राज्य के अधिकांश अधिकारियों के साथ समझौता किया। तत्पश्चात परगना में शांति स्थापित हो गई। मोतीलाल जी तेजावत के नेतृत्व में आरंभ हुआ सिरोही का आदिवासी आंदोलन सही अर्थों में जब 1923 में 1927 1922 में भी समझौता हुआ, 1927 में भी समझौता हुआ, लेकिन पूर्ण रूप से जो शांत होगा वो कब समाप्त होगा? 1929 में मोतीलाल तेजावत की गिरफ्तारी के बाद समाप्त होगा। आगे पढ़ेंगे गिरफ्तारी। उदयपुर व सिरोही राज्य के भील गरासिया 1921-29 के मध्य मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में अशांत बने रहे। राज्य और जागीरदारों व अंग्रेजों ने अशिक्षित भोले आदिवासियों पर सभी प्रकार के अत्याचार किए। इसी क्रम में सैनिक कार्यवाही की एक श्रृंखला आरंभ की गई थी जिसने आदिवासियों का मनोबल तोड़ दिया। जनवरी 1924 के पश्चात मोतीलाल तेजावत भूमिगत हो गए क्योंकि उनके गिरफ्तारी के लिए उदयपुर, सिरोही और ईडर राज्य में पुरस्कार घोषित कर दिए गए थे कि कोई भी मोतीलाल तेजावत जी के बारे में बता देगा अंग्रेजों को तो हम उनको इनाम देंगे। तो 1924 में भूमिगत हो गए थे। अधिकारियों की यह स्पष्ट मान्यता थी कि जब तक तेजावत को नहीं घेरा जाएगा तब तक आदिवासी आंदोलन शांत नहीं हो सकता। 3 जून 1929 को ईडर राज्य की पुलिस ने खेड़ बर्मा नामक स्थान पर मोतीलाल तेजावत को गिरफ्तार किया गया। 3 जून 1929 को ईडर के खेड़ बर्मा जो गांव है गुजरात का, वहां की पुलिस ने मोतीलाल तेजावत को गिरफ्तार कर लिया। ईडर पुलिस ने उदयपुर राज्य को मोतीलाल तेजावत को सौंप दिया जहां उनके विरुद्ध आपराधिक मुकदमा चलाया गया। 1936 ईस्वी तक कोई निर्णय नहीं हुआ। मोतीलाल तेजावत जी को जेल में ही रखा गया। 3 अप्रैल 1936 को इस शर्त पर जेल से उनको रिहा कर दिया गया कि कोई आंदोलनात्मक कार्य नहीं करेंगे और उदयपुर राज्य की अनुमति के बिना उदयपुर शहर के बाहर नहीं निकलेंगे। उदयपुर के अंदर ही रहना है, इसके बाहर नहीं जाएंगे। उदयपुर राज्य में उनके गुजारे के लिए 30 रुपये प्रति माह भत्ता स्वीकार किया गया। उदयपुर में रहना, आपको बाहर जाना ही नहीं है, आपको 30 रुपये प्रति महीना भत्ता हम दे देंगे। पुनः जनवरी 1945 में बंदी बना लिया गया जब एक बार बोमट क्षेत्र में उन्होंने प्रवेश करने की कोशिश की, बट फरवरी 1947 में उनको वापस रिहा कर दिया जाता। ये था मोतीलाल जी तेजावत का एक ही आंदोलन। उदयपुर सिरोही क्षेत्र में इन्होंने जो आंदोलन चलाया है। एक इनकी जो है किताब वो ध्यान रखना, इन्होंने 21 सूत्रीय मांग पर मेवाड़ पुकार पुस्तक ली। मेवाड़ के महाराणा से 21 सूत्रीय मांगे रखी थी। 21 सूत्रीय मांगे पर मेवाड़ पुकार पूछते हैं। 21 सूत्रीय मांगे मेवाड़ पुकार नाम से महाराणा को किसने प्रस्तुत की है? तो मोतीलाल जी तेजावत ने।
भीलों पर, जो भीलों के अधिकारों पर आधारित थी ये, कि हमारी 21 सूत्री मांगे पूरी करो। चलो आगे पढ़ते हैं मीणा विद्रोह। ये भील विद्रोह पढ़ रहे थे अपन, आगे मीणा विद्रोह। मीणा विद्रोह कब शुरू हो रहा है? 1851 से 1860 ईस्वी तक मीणा विद्रोह चला था। यहाँ पर भी विद्रोह का कारण क्या था? यह भी अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहते थे, लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद यहाँ पर जब हस्तक्षेप करने लगे इनके एरिया में, तो इन्होंने विद्रोह कर दिया। नई भूमि व राजस्व व्यवस्था के प्रति अपना रोष प्रकट करने के लिए, जो नई भूमि और राजस्व व्यवस्था है के प्रति अपना रोष प्रकट करने के लिए 1851 ईस्वी में उदयपुर राज्य के जहाजपुर परगने के मीणाओं ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। तो कब शुरू हो रहा है? 1951 ईस्वी में। और किस क्षेत्र में शुरू हो रहा है मीणा विद्रोह? तो जहाजपुर परगना, भिलवाड़ा क्षेत्र में जो जहाजपुर परगना पड़ता है, वहां के मीणाओं ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। इस क्षेत्र के मीणा जाति पर्याप्त रूप से किसी भी राजनीतिक सत्ता से मुक्त थी, लेकिन महाराणा मेवाड़ की प्रतीकात्मक सत्ता स्वीकार करते थे। मतलब किसी सत्ता के ये कंट्रोल में तो नहीं रहते, अपने आप को स्वतंत्र थे, लेकिन मेवाड़ क्षेत्र में रह रहे हैं, मेवाड़ एरिया में रह रहे हैं, तो मेवाड़ के महाराणा को अपना प्रतीक मतलब मानते हैं कि सर्वसर्वा है हमारा। ये महाराणा वहां पर कोई हस्तक्षेप नहीं करता था जहाजपुर के मीणाओं से। कर्नल जेम्स टोड ने इनका जीवंत विवरण प्रस्तुत किया, जो उपर्युक्त तथ्य को सिद्ध करता है। ये चीज बताई उन्होंने, कर्नल जेम्स टोड ने, कि इससे पहले किसी भी राजनीतिक सत्ता के कंट्रोल में नहीं थे, सिर्फ मेवाड़ के महाराणा को प्रतीकात्मक सत्ता स्वीकार करते थे, महाराणा को मानते थे कि भाई हमारे से हेड है और हमारा हेड वो है, जबकि महाराणा उनके कार्य में और उनके समाज में और उस क्षेत्र में कोई हस्तक्षेप नहीं करता था। ऐसा कौन बता रहा है? कर्नल जेम्स टोड बता रहा है। ये अंग्रेज ही थे जो इस क्षेत्र पर उदयपुर राज्य का कठोर नियंत्रण स्थापित कर सके। अब अंग्रेज आ जाते हैं, तो अंग्रेज ने सोचा कि क्यों ना अपन भी इस एरिया में अपना नियंत्रण स्थापित करें, क्योंकि महाराणा तो किया नहीं, महाराणा को भले वो मानते थे अपना हेड, लेकिन वहां पर अपना नियंत्रण स्थापित नहीं किया। तब अंग्रेज वहां पर नियंत्रण स्थापित करना चाह रहे हैं। ब्रिटिश शासित अजमेर प्रांत के समीप स्थित इस मीणा क्षेत्र पर राज्य की सत्ता स्थापित हो चुकी थी। अजमेर प्रांत के जो भी मीणा क्षेत्र थे, वहां पर तो राज्य की स्थापना हो चुकी थी मीणा क्षेत्र पर। वास्तव में अंग्रेज आदिवासी समुदाय के प्रति पूर्वाग्रहों से ग्रसित थे। अंग्रेज जो आदिवासी समुदाय है, उससे पहले ये जान रहे थे कि कैसे ब्यावर क्षेत्र में मेर जाति ने जो विद्रोह किया था, उनसे किस प्रकार से लड़ाई लड़ी है और कैसे हमने उस विद्रोह को शांत किया था, और भील भी विद्रोह कर दिया था, तो किस प्रकार से भीलों को भी अपन ने शांत किया, इस प्रकार से अंग्रेज जान रहे थे। इसलिए अंग्रेज इन लोगों के साथ बड़ी कठोरता का व्यवहार करते थे, बड़ी कठोरता से व्यवहार करते थे। क्यों? पहले मेर क्षेत्र में अंग्रेजों ने समझौता किया था, लेकिन छोटी सी घटना से मेरू ने विद्रोह कर दिया था, और विद्रोह का क्या परिणाम निकला था जो अपन ने पढ़ा था। तो ये कठोरता से व्यवहार करते थे। 1820-21 में अंग्रेजों द्वारा जो मेरू का दमन मीणा समुदाय के लोग भी भली भांति से जानते थे। अब मीणा भी जान रहे हैं कि अंग्रेज जो है 1820-21 में किस प्रकार से मेर जो जाति है उसका दमन किया है, उसको ये भी जानते हैं। अतः जाजपुर क्षेत्र के मीणा समुदाय और अंग्रेज अधिकारियों के मध्य विरोध अस्तित्व में आया था। मीणा और भीलों के विद्रोह केवल अंग्रेजों के विरुद्ध ही नहीं थे। मीणा और भीलों का जो विद्रोह है, ये अंग्रेजों के विरुद्ध ही नहीं था, केवल इनके विरुद्ध ही नहीं था, बल्कि संबंधित रियासत के विरुद्ध भी था, कि जिनके माध्यम से अंग्रेज अपनी नीतियों का कार्यान्वित करवा रहे थे। वो शासक जो है अंग्रेज है, जो अंग्रेज अब वो कार्य जो वहां पर जो टैक्स लेना करना
वहाँ पर कानून बनाना करना, ये शासक को कौन बता रहे थे? ये अंग्रेजी बता रहे थे, और शासक जो काम कर रहे थे जैसे अंग्रेज कह रहे थे वैसे कर रहे थे, तो दोनों के विरुद्ध थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाराणा मेवाड़ का जो महाराणा है 1851 ईस्वी में जाजपुर परगना में एक नया हाकिम नियुक्त किया, और उसका नाम क्या था? रघुनाथ सिंह, मेहता रघुनाथ सिंह। नवनियुक्त मेहता रघुनाथ सिंह को परगने से धन कमाने वहां नियुक्त किया, और ये नवनियुक्त जो हाकिम मेहता रघुनाथ सिंह परगने से धन कमाने में व्यस्त था। उसने अपना ध्यान मुख्य तौर पर परगने की आय में वृद्धि, खर्च में कमी पर केंद्रित किया। प्रशासनिक सुधारों के नाम पर जनता से धन वसूली की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप बहुसंख्यक मीणा समुदाय ने विप्लव का रास्ता अपनाया, और विद्रोही मीणों ने न केवल राजस्व अधिकारी व खुदखोरों को लूटा, बल्कि समीप अजमेर मेरवाड़ा के जो अंग्रेजी प्रांत है उस पर भी दावा बोल दिया। अंग्रेज अधिकारियों की शिकायत के आधार पर महाराणा ने हाकिम को स्थानांतरित कर, अब रघुनाथ सिंह था पहले, रघुनाथ सिंह आया तो ये तो ज्यादा ही पैसे वगैरह लूट रहा कर रहा था, तो विद्रोह शुरू हो जाता है, और विद्रोह शुरू हुआ तो केवल यहीं पर नहीं हुआ, अजमेर तक चला गया था। अजमेर में जो अंग्रेजी राज्य थे उन पर दावा बोल दिया, और वहां से भी धन लूटना शुरू कर दिया मीणाओं ने। तो अब अंग्रेज महाराणा को शिकायत की, भाई ऐसी ऐसी बात आ रही है। तो महाराणा ने क्या किया? हाकिम को बदल दिया। हाकिम कौन था? रघुनाथ सिंह। उसके स्थान पर अजीत सिंह को भेज रहा, स्थानांतरण कर अजीत सिंह को विद्रोही मीणों के दमन के लिए कठिन कार्य को पूरा करने के लिए उद्देश्य से हाकिम नियुक्त किया। अजीत सिंह को भेज रहे हैं अभी यहाँ पे। वह उदयपुर से सेना लेकर के रवाना हुआ। उसके साथ शाहपुरा, बनेड़ा, बिजोलिया, बेसरोडगढ़, जाजपुर और मांडलगढ़ के जहांगीर की सेनाएं भी सम्मिलित थी। ये सारी सेनाएं उनके हाकिम राजा अजीत सिंह के साथ में थी। उनके अतिरिक्त इसके अलावा भीम पलटन, एकलिंग पलटन के सिपाही 2 तोपों सहित इस सेना के साथ जुड़ जाते हैं। एजेंट टू गवर्नर जनरल इन राजपूताना के कहने पर जयपुर, टोंक, बूंदी राज्यों ने अपने राज्य की सीमाओं पर चौकसी पक्की कर दी है। चारों तरफ जो है चौकसी पक्की कर दी। एक तरफ कोटा, बूंदी, जयपुर के बाहर से भी नहीं आ सकते हैं और भाग भी नहीं सकते हैं, जिसने जाजपुर के मीणों को अन्य राज्यों के मीणों की सहायता व समर्थन की संभावना समाप्त कर दी है। जो एजीजी था, एजेंट टू गवर्नर जनरल ऑफ राजपूताना, उसने जयपुर, टोंक, बूंदी जो है, इधर जयपुर हो गया, जयपुर ऊपर जो जयपुर हो गया, इधर टोंक हो गया, इधर बूंदी हो गया, बीच में कौन सा क्षेत्र पड़ रहा है? जाजपुर क्षेत्र। उन सबको कह दिया है कि बाहर से कोई यदि मीणा इनका समर्थन करने के लिए आए तो उनको आने मत देना, आपको रोकना है। उदयपुर की सेना ने सबसे पहले कहां पर आक्रमण कर रहे हैं? देखो, अजीत सिंह के नेतृत्व में सेना जा रही है और उनके साथ में कई सारे सेना और भी है। अब सबसे पहले कहां पर आक्रमण कर रहे हैं? तो इन्होंने छोटी लुहारिया, उदयपुर की सेना ने छोटी लुहारिया और बड़ी लुहारिया नामक गांवों पर आक्रमण किया। सबसे पहले छोटी लुहारिया और बड़ी लुहारी नामक गांव पर आक्रमण किया, जो मीणा विद्रोह के मुखिया के गांव थे। जो मीणा विद्रोह करने वाले मुखिया थे उनके गांव थे, वहां पर आक्रमण किया था। छोटी लुहारी और बड़ी लुहारी इंपोर्टेंट है, प्रश्न पूछा जाएगा यहाँ पर कि जब अजीत सिंह के नेतृत्व में, देखा था अपन ने 1851 में अजीत सिंह के नेतृत्व में मेवाड़ी सेना मीणाओं पर जाजपुर पर आक्रमण करने के लिए भेजी, तब उन्होंने कहां पर आक्रमण किया? तो छोटी लुहारी व बड़ी लुहारी सेनाओं ने दोनों ही गांव को नष्ट कर दिया। मीणा सहपरिवार मनोहरगढ़ और देवखेड़ा की पहाड़ियों की ओर भागे, वहां उन्होंने रक्षात्मक स्थिति प्राप्त कर ली। इसी बीच जयपुर, बूंदी, टोंक राज्य के तमाम प्रतिबंधों के उपरांत भी लगभग 5000 मीणा लोग
जाजपुर के मीणाओं की सहायता तक पहुंचे थे। उदयपुर की सेनाओं ने भरसक प्रयत्न किए, किंतु सघन पहाड़ियों व झाड़ियां व पहाड़ी प्रदेश होने के कारण सैनिक कार्रवाई में अनेक रुकावटें उत्पन्न हो रही थी। इसलिए इस सेना को कोई सफलता नहीं मिली है और राज्य सेना के लगभग 57 सिपाही इस अभियान में मारे गए हैं। इतनी सारी फौज लेकर के आए, फिर भी मीणाओं को वो पराजित नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ तक देखो 1851 में विद्रोह शुरू हुआ था, ऊपर देखा था 1851 में विद्रोह शुरू हो रहा था। दिसंबर 1854 में अब अंग्रेजी सेना, उदयपुरी सेना, सब सेना के विहार हो रही है, वो भी मीणाओं को पराजित नहीं कर पा रहे हैं। तब अंग्रेजों के लिए भी एक चिंता का विषय बन गया, किस प्रकार से हम अब मीणाओं को पराजित करें। तो दिसंबर 1854 में एजेंट टू गवर्नर जनरल एजीजी इन राजपूताना, मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट और हाड़ौती का पॉलिटिकल एजेंट के संयुक्त रूप से सेना सहित जाजपुर पहुंचे और जाजपुर व इटोदा में 1 महीने तक रुके थे। जाजपुर व इटोदा में 1 महीने तक रुके हैं। जनवरी 1855 के अंत तक मीणा विद्रोही इस सेना के समक्ष समर्पण कर लिया। जनवरी 1800 दिसंबर में तो आए थे, 1 महीने तक इन्होंने संघर्ष किया था। कौन कौन आ रहे हैं? मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट, हाड़ौती का पॉलिटिकल एजेंट, और ये आ रहा है, एक मिनट, और एजीजी की सेना। किन किन की सेना आ रही है? एक तो एजीजी की सेना, मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट और हाड़ौती का पॉलिटिकल एजेंट, सब संयुक्त रूप से सेना लेकर के आए और जाजपुर पहुंचे। वहां जाजपुर पहुंचे और जाजपुर व इटोदा गांव में 1 महीने तक रुका। 1 महीने बाद मीणाओं ने सेना के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य हो गए। भविष्य में मीणाओं का सामना करने के उद्देश्य से फरवरी 1855 में जयपुर, अजमेर, बूंदी और मेवाड़ की सीमाओं पर स्थित देवली में एक सैनिक छावनी स्थापित की है कि आगे ऐसा विद्रोह वापस ना कर दे। इसलिए 1855 में देवली में सैनिक छावनी स्थापित की। मीणाओं पर नियमित निगरानी रखने के ध्येय से छावनी के आसपास पुलिस थाने भी स्थापित कर दिए गए। इस प्रकार मीणाओं को विद्रोह दबाया जा सका, जो 1851 में शुरू हुआ है, जो कब समाप्त हो रहा है? 1855 में। 1855 ईस्वी में देवली छावनी को नवगठित अनियमित सेना का मुख्यालय बनाया गया। 1855 ईस्वी में देवली छावनी को नवगठित अनियमित सेना का मुख्यालय बनाया, जो 1857 से 1860 ईस्वी के दौरान 42वीं देवली रेजिमेंट अथवा मीणा बटालियन के नाम से जानी जाती थी। प्रश्न आ जाएगा कि 1857 से 1860 के दौरान देवली छावनी किस नाम से जानी जाती थी? यहाँ का जो सेना मुख्यालय किस नाम से जाना जाता था? तो 42वीं देवली रेजिमेंट और मीणा बटालियन के नाम से जाना जाता था। 1921 में ये सन इंपॉर्टेंट है। 1921 में 42वीं जो देवली रेजिमेंट थी, जिसको मीणा बटालियन के नाम से जाना जाता था, और 43वीं एरिनपुरा रेजिमेंट है, उसको समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर मीणा कोर की स्थापना की गई है। मीणा कोर। तो प्रश्न आ जाए, मीणा कोर की स्थापना कब की? 1921 में। कौन कौन सी बटालियन को मिला करके मीणा कोर की स्थापना की? तो 42वीं देवली बटालियन, 42वीं देवली रेजिमेंट और 43वीं एरिनपुरा रेजिमेंट, या मीणा बटालियन और 43वीं एरिनपुरा रेजिमेंट को समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर मीणा कोर की स्थापना कर दी जाती है। देवली ने इस सेना का गठन राजस्थान में आदिवासियों के प्रति
अंग्रेजी नीति का विस्तार किया जा सके। वास्तव में इस तरह से दमनात्मक उपाय का विस्तार आदिवासी समस्याओं का समाधान नहीं था, किंतु नवगठित अमानवीय और अपवित्र औपनिवेशिक सामंती मेल द्वारा स्थापित राजनीतिक सत्ता से और कुछ आशा नहीं की जा सकती थी। इस प्रकार से वो इनका दमन किया है। इस तरीके से अपन ने देखा है। पुणे 1860 ईस्वी में जब छावनी स्थापित हो गई थी, 1855 में छावनी स्थापित हो गई और यहाँ पर थाने भी बना दिए गए कि मीणाओं पर कंट्रोल रखा जाए। बट जनवरी 1860 में जाजपुर के मीणाओं ने विद्रोह कर दिया था। महाराणा ने 29 जनवरी 1860 को चंद्र सिंह के नेतृत्व में, पहले अजीत सिंह को भेजा था 1851 में, आपको पता हो तो। अब चंद्र सिंह के नेतृत्व में जाजपुर की ओर एक सेना भेजी। उसने गाडोली और लोहारी गांवों पर आक्रमण किया। राज्य सेना ने गांवों को लूटा, आगजनी भी की, मतलब आग वगैरह भी लगा दी थी। गांवों को भी लूटा और आगजनी भी की, आग वगैरह लगा दी। भारी संख्या में मीणाओं को बंदी बनाया गया तथा 6 लोगों को तोपे से उड़ा दिया गया। मीणाओं पर पुलिस थानों पर नियमित उपस्थिति थोप दी। मीणाओं पर पुलिस थानों में नियमित उपस्थिति थोप दी कि रोजाना आपको पुलिस थानों में आना पड़ेगा। इस प्रकार से जाजपुर का मीणा विद्रोह अंतिम रूप से नियंत्रित हो गया था। ठीक है, इस प्रकार से ये मीणा विद्रोह चला था। इसी के साथ ही आप एक भी ध्यान रखना, पहले मीणाओं का जो शासन हुआ करता था, आमेर पर मीणाओं का शासन हुआ करता था। और फिर क्या होता था कि कोकिल देव जब आमेर पर अधिकार कर लेता है मीणाओं को पराजित करके, तो फिर मीणा चौकीदारी का काम करते थे, चौकीदारी का काम वगैरह करने लगे थे, चौकीदारी कार्य, और वहाँ से चौथ वसूलते थे, टैक्स वसूलते थे, चौकीदारी का काम करते थे और चौथ वसूली करते थे, ये टैक्स लेते थे। फिर क्या हुआ कि अंग्रेजी सत्ता आई तो इनको चौकीदारी से भी हटा दिया, चौकीदारी से हटा दिया और इनको ऐसे काम में लगा दिया कि जो भी चोरी वगैरह करके आए उसको आपको पकड़ करके लाना है। वो आपके एक तो घरों में, आपके घरों में चौकसी करेंगे हम और आपको ही पकड़ के लाना है, ठीक, कौन किसने चोरी की है, और यदि चोरी का पता करके नहीं लाएंगे तो आपको ही वो सामान का जो मूल्य चुकाना पड़ेगा, ऐसा इनके ऊपर थोप दिया जाता। और उसी के साथ ही 1924 में एक जयराम पेशा कानून और लागू कर दिया गया। जयराम पेशा कानून क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लागू कर दिया कि जो भी 12 साल से अधिक आयु का मीणा है उनको नजदीकी थाना में आकर के हाजिरी देनी पड़ेगी, प्रतिदिन हाजिरी देनी पड़ेगी। ठीक, इसके विरोध में 1933 में मीणा क्षेत्रीय महासभा का गठन हुआ। इम्पोर्टेंट सन है ये। मीणा क्षेत्रीय महासभा का गठन कब हुआ है तो बताएंगे 1933 में होता है। 1933 में 1944 में जैन मुनि मगन सागर की अध्यक्षता में नीमका थाना सीकर में मीणाओं का बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था जिसका इस कानून का विरोध किया गया। और 1944 में ही जयपुर मीणा सुधार समिति का भी गठन किया गया। 1944 में एक तो जैन मुनि मगन सागर की अध्यक्षता में सम्मेलन हुआ है और 1944 में जयपुर मीणा सुधार समिति का गठन किया गया है। और फिर बाद में 1952 में देश आजाद होने के बाद में इस कानून को समाप्त किया गया है। ओके, तो इस प्रकार से हमने पढ़ा है और या अभ्यास प्रश्न भी देख लेते हैं, चलो, है ना, बाई चांस डायरेक्ट इसी में भी प्रश्न आए भी जाए। मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहाँ स्थित था तो मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय ब्यावर में। मेवाड़ बिल कोर का मुख्यालय खेरवाड़ा में। भगत पंत किस
भगत पंथ के प्रतिपादक कौन थे? तो भगत पंथ किसने चलाया था? भगत पंथ चलाया था गोविंद गिरी ने। एकी आंदोलन किसने आरंभ किया था? तो एकी आंदोलन मोतीलाल तेजावत ने आरंभ किया था। 1921 में बेवली रेजिमेंट और एरनीपुरा रेजिमेंट को समाप्त कर किस नवीन बटालियन का गठन किया गया है? तो मीणा कोर बटालियन का गठन किया गया, मीणा कोर। ठीक है, तो ये हमने देखा कि किस प्रकार से अंग्रेजों के आ जाने के बाद में किसानों के साथ साथ जनजातियों पर भी इन्होंने अत्याचार किया और जनजाति जो थे आदिवासी लोग वो संघर्ष किया, बट अंत में समझौता करना पड़ा क्योंकि शासक थे यहाँ के वो अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। उनके अंग्रेजों के साथ मिलकर के उनके अधिकारों को छीना, उनका शोषण किया है, बट अंत में विजय हो रही थी, समझौता करके शांति व्यवस्था स्थापित की है। मिलेंगे अब अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।